गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 ईट मनके और अस्थियाँ पार्ट नंबर 1 सपोर्ट मटेरियल से ले रहे हैं और कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, आप इस पर ध्यान दोगे। इससे आपके 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं और 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है और बहुत सारे दीर्घ प्रश्नों में भी आप इन पॉइंट्स को ले पाते हो। तो पहला बिंदु है स्मरणीय बिंदु हमारा कि हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। यानी पुरातात्विक संस्कृति यानी कि पुरावस्तुओं का ऐसा समूह, पुरानी चीज़ों का, पुरावस्तु यानी पुरानी वस्तुओं का ऐसा समूह जो एक खास शैली के हैं, एक ही तरह की शैली के हैं, ज़्यादातर एक जगह पर मिलते हैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और एक ही कालखंड के यानी कि एक ही टाइम पीरियड के होते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। एक प्रश्न ये भी होता है कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा भी क्यों कहा गया, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पर ये संस्कृति पली थी, पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज हुई थी। तीसरा पॉइंट है, हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सब बच्चों को याद होगा 2 केंद्र इसके होते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चौथा पॉइंट है, इसकी खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज आप टाइम याद कर लो, 1921 से 1922 में। ठीक है, इस वक्त हम लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे इस टाइम पीरियड में। तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, ये दोनों इंडियंस हैं और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ये एक ब्रिटिशर है। इसकी लीडरशिप में, इसके नेतृत्व में इन दोनों ने, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी ने 1921 से 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। हड़प्पा सभ्यता का काल, विकसित सभ्यता वाला काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। तो ये टाइम पीरियड है इसका, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का इसका सभ्यता का काल माना जाता है। अब इसकी जानकारी के स्रोत कौन से हैं? हमें हर एक चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसकी जानकारी के प्रमुख सूत्र क्या हैं। तो आप एक तो बोलोगे खुदाई में मिली इमारतें, फिर मृदभांड। मृदभांड, मृद का मतलब होता है मिट्टी, मृद, और भांड का मतलब बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन। इसको मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बहुत मात्रा में मिले। उसके अलावा औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरे। मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मोहरे, ये स्रोत हैं। नंबर 1 ये एक स्रोत हो गया, खुदाई में मिली इमारतें। आप ये ध्यान रख लीजिए, 1 ये मृदभांड, 2 तीसरा औजार, चौथा आभूषण मिले, 5वीं मूर्तियाँ मिली और 6ठे मोहरे मिले। यहाँ पर कोई भी अभिलेख नहीं है, आप ध्यान दो। ठीक है, कोई भी ग्रंथ नहीं है। मौर्य साम्राज्य में आप ग्रंथ भी पढ़ोगे, ट्रैवलर्स के, यात्रियों के द्वारा लिखित वृत्तांत पढ़ोगे, इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं बस। उसके बाद 7वां पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है? अफगानिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, जम्मू में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी जो पाकिस्तान में पड़ता है, गुजरात में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो भारत में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आते हैं। उसके बाद 8वें पॉइंट पे आ जाइए, इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? नागेश्वर, बालाकोट, ये दोनों समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ पे शंख संबंधी कार्य होते थे, शिल्प उत्पादन के शंख संबंधी कार्य, मन के बनना। उसके बाद चहुंदड़ो, ये भी शिल्प उत्पादन का इंपॉर्टेंट केंद्र था। कोटदीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, इन सब के नाम आपको याद हो और इनको सबको आप बुक से आप ये देखिए कि मैप में किस जगह पर ये होते हैं। मैप वर्क में ये आ सकता है कि इनको मार्क कीजिए। उसके अलावा इसको हम एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये नगर सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना थी। इन्होंने नगर का निर्माण बहुत खूबसूरत तरीके से किया था, इसलिए हम इसको नगर सभ्यता भी कह सकते हैं। इसकी जो बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी। इसी पॉइंट को आप एलोबरेट कर रहे हो कि कैसे नगरीय व्यवस्था बोलोगे। 2 भागों में विभाजित थी, एक दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, 9th के साथ ही कंबाइन होकर 10वां पॉइंट आ सकता है। निचला शहर जो था वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है और दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यानी निचले शहर में तो आवासीय भवन थे, आवासीय भवन यानी लोग रहते थे वहाँ पर,
और दुर्ग में क्या करते थे, दुर्ग में जो संरचनाएं बनी होती है तो उसका योग होता था विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन। यानी सार्वजनिक प्रयोजन क्या होते हैं, जैसे हम फेस्टिवल्स के लिए, त्योहारों के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। जैसे उस समय के लोग क्या करते होंगे, किसी से युद्ध हुआ उसके बाद सेलिब्रेशंस के लिए या अपने धार्मिक उसके आयोजनों के लिए, कोई भी जो ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन है जहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा होना है, तो वहाँ पर ये दुर्ग में इकट्ठा होकर इनको करते होंगे सेलिब्रेशंस को। फिर 12वां पॉइंट है इनकी नगर निर्माण योजना को, आप आगे 12वें पॉइंट में भी ले सकते हो। ये दीर्घ प्रश्न उत्तर भी आपका तैयार होता जा रहा है। जैसे आप ये बता सकते हो वहाँ की सड़कें और गलियाँ जो थी वो ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। इसको ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, किस पद्धति में थी, ग्रिड पद्धति द्वारा सड़कें और गलियाँ बनी थी। ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी सड़कें और गलियाँ कैसे हैं, जैसे ऐसे, ये ग्रिड पद्धति होती है और ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी समकोण पे काट रहे। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है इनकी नगर निर्माण की। उसके बाद जल निकास प्रणाली भी इनकी अद्भुत थी। ये भी आप खास देखिए, जल निकास प्रणाली के लिए, नगरीय सभ्यता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि सड़क और सड़कें कितने अच्छे तरीके से, सड़कें और गलियां ग्रिड पद्धति से बने, समकोण पे काटते हैं। उसके बाद जल निकास कैसे, कि घरों की नालियों की गली की नालियों के साथ जोड़ा गया। घर से जो नालियाँ निकल रही हैं वो गली की नालियों से जुड़ी हुई होती थी और नालियाँ पक्की ईंटों की बनाते थे, कच्ची ईंटों की नहीं होती थी। तो कितना अच्छे से ये सोचते थे कि जल की निकासी ठीक प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो नगरीय व्यवस्था थी, जल निकासी थी, जिसके लिए ये फेमस थे। उसके बाद आप आ जाइए कि खाते क्या थे। भोजन में आप कहोगे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, इनके हमें अनुमान है। तो आप देखो 1 2 3 4 5, 5 चीज़ें आपको पता है कि ये खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जानवरों के लिए हम भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का भी यहाँ पे अनुमान मिलता है। फिर आप आ जाइए 16वें पॉइंट पर कि इनकी लिपि के बारे में बात करें तो खास बात यह है कि हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को विद्वान अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। विद्वान अभी तक असमर्थ है, इस लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, ये इसकी खास विशेषता हुई। लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हिंदी को हम कैसे लिखते हैं, हिंदी को आप ऐसे लिखते हो, इस तरफ से इस तरफ हिंदी को लिखा, तो आप देख रहे हो बाएं से दाएं की तरफ चल रहे हो। लेकिन ये कैसे है, दाएं से बाएं की तरफ, यानी इधर से इधर लिखी जाती है। ठीक है, और इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच में। तो आपके पास लिपि से संबंधित 3 पॉइंट हो गए। एक तो विद्वान नहीं पढ़ सके हैं, फिर दूसरी दाएं से बाईं लिखी जाती है, और तीसरा पॉइंट चिन्हों की संख्या 375 से 400 है। और चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, चित्रात्मक है ये। ठीक है, चित्र के द्वारा है। फिर इसकी आर्थिक पॉइंट आ जाएगा कि इनका बाटों के बारे में लिखा। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग, बाट होता है मेजरमेंट के लिए, वेट्स के लिए, वजन के लिए। इसका प्रयोग होता था आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए, जो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि बाट जो है वो किससे बनता था, चर्ट नामक पत्थर से बनता था। और ये आपकी आर्थिक गतिविधि भी बताते हैं उनकी। आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती थी, तो आप देखो वो लोग आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे, इसको तोलते भी थे। हमें कैसे पता, क्योंकि हमें बाट मिले। ये इनकी आर्थिक गतिविधि में भी पॉइंट आ सकता है। उसके बाद चहुंदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ये याद करो, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है कि चहुंदड़ो किस लिए फेमस था। तो ये क्योंकि यहाँ पे शिल्प उत्पादन का ये केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना होता था, शंख की कटाई करना होता था, धातु कर्म करना होता था, मुहर निर्माण होता था, और चर्ट बाट, ये चार्ट बाट नहीं होगा, ये चर्ट होगा, चर्ट बाट बनाना भी सम्मिलित होता था। ये इनकी आर्थिक गतिविधि में ये पॉइंट आ जाएंगे सारे। आपसे पूछा जाएगा इनकी सामाजिक आर्थिक गतिविधि बताइए, तो आप ये दोनों पॉइंट्स 18 और 19 वाला जो पॉइंट है ये इनकी आर्थिक गतिविधि में आ सकता है कि बाट बनाते थे, शंख की कटाई, मनके बनाना, धातु कर्म, मुहर निर्माण, बाट बनाना, ये सब इनके शिल्प उत्पादन के अंदर यानी आर्थिक गतिविधि में आ सकते हैं। उसके अलावा मनके किस किस के बनते थे, कई बार ये भी प्रश्न आता है। कार्निलियन पत्थर एक लाल रंग का पत्थर होता था, उसके बनते थे। जैस्पर के, स्फटिक के, क्वार्ट्ज के, सेलकड़ी जैसे पत्थर के बनते थे। तांबा, कांसा जैसी धातु तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी के बने होते थे। मनके कार्लिनियर, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा जैसी धातु और शंख, फ्यांस तथा पक्की मिट्टी के बने होते थे। इन सब चीज़ों के मनके बने होते थे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। 21 नंबर पे पॉइंट है, मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग किस लिए हुआ, किस लिए इन्होंने शुरू किया होगा। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया होगा। लंबी दूरी के जो काम होते हैं, जहाँ पे व्यापार करते थे,
अन्य देशों के साथ में, तो उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग होता होगा। जैसे हम भी अभी ऐसे ही करते हैं, हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो बहुत ज़्यादा सामान लेने के बजाय कैश, और आजकल हम कैशलेस भी चलते हैं, तो हमारे समय में सिक्के हैं, रुपये हैं, डिजिटल मनी है, तो इन्होंने भी मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को ईजी बनाने के लिए किया होगा। उसके बाद आता है 22वां पॉइंट, हड़प्पा स्थलों में मिले शवाधानों में क्या पता चलता है। शवाधान में इनकी सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, इनके साथ मृद भांड आदि के अवशेष भी मिलते थे। शवाधान के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। अगर हम शवाधान को पढ़ें तो उनके बीच की सामाजिक आर्थिक विभिन्नता पता चलती है। मतलब किसी किसी शव को हम जब स्टडी करते हैं वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे कुछ है जिनके पास कीमती पत्थर रखे जाते थे, कुछ थे जैसे मृदभांड होते थे। इससे पता चलता है उनके बीच में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता होती थी। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कई कारणों से हुआ होगा। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि आपको क्या लगता है हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ होगा। तो कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ हो शायद। नंबर 2 वनों की कटाई की वजह से हुआ हो शायद। बाढ़ आ गई हो, तीसरा पॉइंट हो सकता है। चौथा पॉइंट नदियों का सूख जाना। पांचवा पॉइंट नदी ने मार्ग बदल लिया। छठा भूकंप आया हो। सातवां बाह्य आक्रमण हुआ। तो इन 7 कारणों से हम कह सकते हैं शायद हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो आप नंबर ऑफ पॉइंट्स याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। 2-3 बार आप सुनेंगे तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे और आप अधिक अंकों के सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। अब देखते हैं जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 मार्कर क्वेश्चन है आपके। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? अभी आपने पढ़ा था 1921 से 1922 में हुई। ठीक है। किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं थी? विशिष्ट मृद भांड शैली थी। इनकी विशेषता ये थी कि खास तरह के मृद भांड ये बनाते थे, इसलिए विशिष्ट मृद भांड शैली हम इसको कहते हैं। कृषि करते थे, पशुपालन भी प्रचलित था, इनकी ये विशेषता थी। जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और इनके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की 1921-1922 में खोज भी हुई थी। हड़प्पा लिपि की कोई 2 विशेषता बताओ। आप बता सकते हो चित्रात्मक है, दाईं से बाईं लिखी जाती है। तीसरा पॉइंट आप ये पहली हुई, दूसरा हुआ। तीसरा आप ये बोल सकते हो उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। चौथा आप बोल सकते हो 375 से 400 इसके में चिन्ह होते हैं। ठीक है। हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाने वाले साधन बताइए। तो तालाब से, कुएं से, नहर से, इन सब से ये सिंचाई किया करते थे। फ्यांस क्या होता है? फ्यांस घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर गया पदार्थ होता है। इसको फिर आग में पकाते हैं और इससे कुछ छोटे छोटे पात्र तैयार किए जाते हैं। क्योंकि बहुत धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है इसलिए महंगा माना जाता था। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीमे होती है और काफ़ी समय लगता है इसको तैयार करने में, इसलिए ये एक कीमती पात्र भी माने जाते थे क्योंकि कठिन प्रक्रिया के द्वारा इसको करते थे ना। रेत को, रंग को, चिपचिपे पदार्थ को फिर आग में पकाया जाता था उस पात्र को। 7वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? सुमेर के साथ थे, ईरान के साथ थे, इराक के साथ थे, मिस्र के साथ थे। इन देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किन देवियों की पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ये हमें मोहरों में मिल रहा है। आपका ये आगे प्रश्न आएगा कि धार्मिक कैसे आप बता सकते हैं मोहरों का, क्योंकि मोहरों पे शिव, मातृ देवी, पशु, पक्षी और वृक्ष के चित्र बने। इससे पता चलता है इन देवी देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताओ। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा और भी आप बता सकते हैं। 4 अंकों वाले प्रश्न हैं, इसको हम बस जल्दी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके बाद मैं दीर्घ प्रश्नों का एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम इसको डिटेल में लेंगे। जैसे एक आपका आता है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानाघर, इसका संक्षिप्त में विवरण करो। तो आप ध्यान से सुनिए। आप बोल सकते हैं विशाल स्नानाघर कैसा होता था? दुर्ग के आंगन में, जो इनका दुर्ग होता था, जो हमने बोला था कि विशेष 2 पार्ट में था ना, दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग के आंगन में, जो दुर्ग का जो आंगन होता था उसमें विशाल स्नानाघर होता था, आयताकार होता था। आयताकार मतलब है इस आकृति में, आयत की आकृति में बना हुआ आयताकार होता था। ये चारों ओर से गलियारे से घिरा होता था, चारों तरफ इसमें गलियारा होता था। जैसे आप ये देखेंगे आयताकार होता था, चारों तरफ गलियारा होता था, सब तरफ गलियारा होता था। जलाशय के तट तक जाने के लिए
सीढ़ियाँ बनी होती थी, जैसे पानी है अंदर तो नीचे जाने के लिए, जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसके किनारों पर ईंट जमाकर, ईंट से किनारों पर ईंट होती थी, जिप्सम का गारे का प्रयोग करके, तो इस तरह से पक्का इसको सुंदर अच्छा बनाया जाता था। इसके 3 और कक्ष बने होते थे, तो 3 साइड में ऐसे रूम्स बने होते थे स्नानाघर में, ठीक है। 3 साइड में कक्ष बने होते थे और एक कक्ष में बड़ा कुआं होता था। जलाशय से जो पानी होता था, जो भी पानी निकलेगा वो बड़ी नाले तक जाता था, क्योंकि जल निकासी का ये बहुत अच्छा काम करते थे। और हम देखते हैं कि गली के पार में एक छोटी संरचना बनी है जहाँ पे 8 स्नानागार है, जो हमने एक उसका खुदाई हुई, इसमें पता चला 8 स्नानागार बने हैं। एक गलियारे के दोनों और 4-4 स्नानागार बने होते थे। हर स्नानाघर से जो नाली होती थी गलियारे के साथ बने नाली से बने होते थे। और ये देखते थे कि ये लोग सोचते थे शायद इन्होंने बड़े बड़े स्नानाघर किसी विशेष अनुष्ठान के लिए बनाए होंगे। तो आप देखते हो कि हमारे भी आज को जो धार्मिक स्थल होते हैं सब जगह थोड़ा सा पानी का प्रबंध होता है कि लोग अपने पैरों को धोकर, साफ करके, हाथ को धोकर अपनी देवी देवता के पास जा सके। तो शायद इन्होंने विशाल स्नानाघर अपने बड़े विशेष अनुष्ठानों के लिए दुर्ग में बड़े विशाल स्नानाघर बनाए होंगे, ठीक है। आगे देखिए इनकी आर्थिक गतिविधियों का क्या केंद्र हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में आपको क्या लगता है? तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो आर्थिक गतिविधियां होंगी, इनकी आर्थिक गतिविधियां यानी कि हम बोल सकते हैं इनके निर्वाह के कौन कौन से तरीके रहे होंगे। तो आप ये बोल सकते हो आर्थिक गतिविधियों में कि ये लोग पेड़ पौधे, जानवर, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते थे, जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। जानवर, अनाज के बारे में बात कर दो, गेहूँ, जौ, चना, सफ़ेद चावल, तिल करते थे। उसके बाद आप जानवरों की बात करो, जो भेड़, भैंस, बकरी, जो भी इनके मिले, ये सब पालतू जानवर, ये सब इनकी आर्थिक गतिविधियों में आएंगे। ये हम सब आ जाएंगे इनके आर्थिक उसमें। उसके अलावा आप शिल्प उत्पादन के बारे में भी बात कर लोगे, वो भी आर्थिक उसमें आ जाएगा। जो भी शिल्प के जो हमने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे आपकी आर्थिक गतिविधि में आ सकते हैं, ठीक है। जो व्यापार करते थे दूसरे देशों के साथ में, वो भी आपका आर्थिक गतिविधि में आ जाएगा। तो आपका लॉन्ग आंसर भी हो सकता है, छोटे में लिखोगे तो शॉर्ट आंसर हो जाएगा। फिर सामाजिक आर्थिक विभिन्नता के अवलोकन करने के लिए किन विधि का ये इस्तेमाल करते हैं? सामाजिक आर्थिक विभिन्नता के लिए आप शवाधान बता सकते हो कि शवाधान जो है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ शव जो हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनके साथ सिर्फ मृद भांड ही रखे गए हैं, बहुत कम चीज़ें रखी गई हैं कि वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये शायद किसी अपेक्षाकृत गरीब निवासी का शव रहा होगा। और कुछ शवों के साथ में बहुत आभूषण मिलते हैं, फ्रांस के बर्तन मिलते हैं और आसपास बहुत नक्काशी, सजावट मिलती है गर्त के आसपास। तो इससे पता चलता है कि किसी अमीर आदमी का ये शव रहा होगा। तो इसके हिसाब से, और विलासिता की वस्तुएं, जब हम इनके घर देखते हैं, जो हमें कुछ भवन अवशेष मिले हैं, वहाँ पे किसी किसी जगह पर विलासिता की वस्तुएं मिलती हैं जिसको हम विलासिता में मान सकते हैं। तो विलासिता की वस्तुएं जहाँ मिलेंगी उससे पता चलता है कि किसी अमीर व्यक्ति का ये घर रहा होगा। और जहाँ पर से मृद भांड मिले हैं, ज़रूरत की चीज़ें मिली हैं, वहाँ पता चलता है कि ये किसी गरीब का रहा होगा। तो इस हिसाब से उनमें भी सामाजिक आर्थिक विभिन्नता होती थी। उसके बाद चौथे नंबर के पॉइंट है, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो धार्मिक विश्वासों की जानकारी अभी हम बात कर रहे थे कि उनकी जो हम मोहरें देखें, मोहरों से हमें पता चलता है कि धार्मिक आर्थिक विश्वास उनके क्या रहे होंगे। जैसे कुछ मोहरें हैं उस पर पेड़ पौधों के चित्र हैं, आप देखोगे तो पेड़ पौधे के चित्र उत्कीर्णित किए गए हैं। आप जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो इसका करेंगे, उत्कीर्णित, उ आधा त की नित, उत्कीर्णित किए गए पेड़ पौधे उत्कीर्णित किए गए हैं। और एक मोहर पर कुछ जानवर भी मिला है, एक सींग वाला जानवर। हाँ, एक सींग वाले जानवर को हम कहते हैं एक रंगी, एक श्रृंगी, एक श्र बना के ऐसे री नीचे बना के श्रृंगी, एक सींग वाला जानवर। ये हमें ऐसे लगता है कल्पित है। कुछ मोहरों पे ऐसी आकृति बनी है कि कोई योगी बैठे हुए हैं आलती पालती मार के, तो ऐसा लगता है कि शायद ये आद्य शिव हैं। हाँ, हिंदू धर्म में एक प्रमुख योगी के रूप में उनको दिखाया जाता है। उसके अलावा शंखवाकार वस्तुएं दिखाई गई हैं। इससे पता चलता है कि ये मोहरों से हमें इनकी धार्मिक चीज़ों का पता चलता है। एक जगह हम देखते हैं कि मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, कि एक पुरोहित राजा की मूर्ति हमें मिली है। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है उनकी धार्मिक आर्थिक
किस प्रकार से इनके धार्मिक चीज़ें, धार्मिक विश्वास थे। तो मोहरों पे हमें मिलता है कि पेड़ पौधे, जानवर, योगी, एक रिंगी, ये सब आपकी चीज़ें मिलती है। पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे? अब शिल्प उत्पादन केंद्र आप देखोगे कई सारे हमारे यहाँ पर शिल्प उत्पादन केंद्र हैं। जैसे कि इसके ऊपर में आप बोलोगे कि निम्नलिखित वस्तुओं को ढूंढते हैं वो। जब उन्हें शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करनी है तो कुछ चीज़ों को वो ढूंढते हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट, इन सब वस्तुओं को ढूंढते हैं। इन सब चीज़ों को वो ढूंढते हैं। कूड़ा करकट शिल्पकारियों के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसमें से वो ढूंढते हैं कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे शंख है, पत्थर काटा जाता था यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ यूज़ होती थी उसको वो कूड़े में फेंक देते हैं। यानी इस यहाँ पर उस प्रकार का कार्य होता होगा शिल्प उत्पादन केंद्र के लिए। जैसे उनके कूड़े के अंदर वो पहचान करते थे कि जैसे आप ये देखिए कि आप टेलर की दुकान में बैठे हैं तो वहाँ पे उसके सब जगह पर क्या मिलेगा, कपड़ा कटा हुआ मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेलरिंग का काम होता है। जहाँ पे टाइल्स बनने का काम हो रहा है वहाँ पे मिट्टी मिलेगी, टाइल्स से संबंधित चीज़ें मिलेगी। इसी तरह शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए वो देखते हैं कि पूरे शंख, तांबा अयस्क, कच्चा माल क्या है, औजार कैसे रखे हुए हैं, अपूर्ण वस्तुएं कैसी रखी हैं। एक बार मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि जैसे वहाँ पे कच्चा माल क्या रखा है, आप ये देखोगे शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान हो जाती है। जैसा कच्चा माल है उस प्रकार का शिल्प वहाँ पे काम हो रहा है। औजार कैसे यूज़ किए हैं, जैसे टेलर की दुकान पे अलग औजार होगा, किसी मशीन की दुकान पे अलग काम होगा, कुम्हार की दुकान पे अलग तरह के औजार होंगे। फिर अपूर्ण वस्तुएं, कुछ चीज़ें वहाँ पे पूरी भी नहीं होती, कुछ पूर्ण रखी होती हैं, कुछ अपूर्ण वस्तुएं रखी होती हैं। उससे भी पता चलता है किस प्रकार का ये शिल्प, किस प्रकार का शिल्प उत्पादन केंद्र। त्याग गया सामान, कुछ सामान वो हटा देते कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। त्याग दिया गया सामान क्या है। फिर कूड़ा करकट क्या है, नया माल कैसा है, नया माल कैसा आया है, ठीक है, और उनका कूड़ा कैसा है। इन सब चीज़ों से वो पहचान करते हैं शिल्प उत्पादन केंद्रों की। ठीक है, तो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स इसके बता दिए। जनरल कनिंघम कौन थे? जनरल कनिंघम वो थे कि जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि उनको हड़प्पा के महत्व को समझनी है। हमारे डायरेक्टर जनरल थे, पहले प्रथम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। वो किस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। इनको ये लगा कि इसकी शुरुआत जो हुई है गंगा नदी के घाटी में पनपे सभ्यता के साथ हुई है। गंगा घाटी में जो शहर पनपे थे उन्हीं के साथ इसकी शुरुआत हुई है। गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ ही इस सभ्यता का विकास हुआ है, पनपे शहरों के साथ। तो उनको ये समझ नहीं आया जब उन्होंने हड़प्पा में पाई हुई मोहरें देखी तो उन्होंने सोचा ये कैसे हो सकता है। वो उसके महत्व को नहीं समझ पाए क्योंकि वो सोचते थे कि यहाँ पे गंगा घाटी में जब शहर पनपे तभी यहाँ की सभ्यता का विकास हुआ है। तो हड़प्पा तो बहुत पुराना समय 2600 से 1900 वाला टाइम था, तो उसमें लिखी मोहरों को वो समझ नहीं पाए। इसको हम कनिंघम का भ्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे वाले प्रश्न पे आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि घरों से हर एक नाली बड़ी नाली में मिलती थी। उसके बाद में नगर निर्माण प्रणाली, जल निकास प्रणाली इनकी बहुत ही अच्छी थी। गलियां ऐसे बनाई गई थी, ग्रिड पद्धति में, और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। घर की जो नालियां हैं वो बाहर बड़ी नालियों के साथ मिला करती थी और निकासी को नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। और आप बोल सकते हैं प्रत्येक घर की एक दीवार का गली से सटा होना ज़रूरी होता था। छोटे कस्बे हों चाहे गांव हों, जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की गई थी और नालियां घरों से और शौचालयों से भी जुड़ी होती थी। और स्नानागार जहाँ बना था वो भी नालियों के साथ कनेक्टेड था। और ये छोटी छोटी नालियाँ मिलके, घर की छोटी नालियाँ गली की नालियों से मिलते थे और गली की नाली जाके फिर एक बहुत बड़े नाले में मिलती थी। इस प्रकार इनका जल निकासी का सिस्टम होता था। फिर आपके साथ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार संबंध के बारे में आप क्या कह सकते हो। इनके व्यापार संबंध क्या थे? इनके व्यापार संबंध के बारे में हम एक बोल सकते हैं ओमान के साथ इनके कनेक्शन थे।
ओमान से ये लोग क्या लाते थे, तांबा लाते थे। ओमान से तांबा लाया जाता था। हड़प्पा में ओमान में तांबे में निकल के अवशेष इस प्रकार की पुष्टि करते हैं, ओमान में से तांबा लाया जाता था। दूसरी चीज़, ओमान के साथ एक स्थल से हड़प्पाई जार पाया गया है जिस पर काली मिट्टी लगी है। ओमान में हड़प्पा का एक जार, हमें कैसे पता चलता है कि ओमान के साथ संबंध थे, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पाई सभ्यता का एक बर्तन मिला है जिस पे काली मिट्टी लगी हुई है। वो मिट्टी जो है हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी है। तो इससे पता चलता है कि इनका ओमान के साथ व्यापार के संबंध थे। ओमान का जो तांबा है, जो चीज़ें मिली है उसमें निकल, एक चीज़ निकल धातु ऐसे मिली है जो कि ओमान में ही मिलती थी। तो ओमान की चीज़ें हड़प्पा वाली जगह मिली है और ओमान के अंदर हड़प्पा वाली चीज़, इससे पता चलता है ओमान के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। दूसरी बात, हमें मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ में मेलुआ का उल्लेख मिला है जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के थे। मेसोपोटामिया सभ्यता हम एक देखते हैं। मेसोपोटामिया इसके अंदर हमने नहीं पढ़ा। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता थी जो कि आजकल का इराक है। इसमें एक ग्रंथ मिला है जिसमें मेलुआ शब्द का उल्लेख है। मेलुहा, मेलुहा जो है ये हड़प्पाई क्षेत्र में था। यहाँ से मेसोपोटामिया को कार्नेलियन, लाजवर्दमनी, तांबा, सोना आदि उत्पाद प्राप्त होते थे। मेसोपोटामिया को कार्नेलियन, लाजवर्दमनी, तांबा, सोना। तो मेसोपोटामिया को हम इराक भी बोल देते कि इराक के साथ इनके संबंध थे। हमारा लाजवर्दमनी, कार्नेलियन मनी ये सब वहाँ पर मिल रहा है, तांबा मिल रहा है। हड़प्पा के बाट जो है, मालाएं हैं, मोहरें हैं, ये भी मेसोपोटामिया में मिल रही है, इराक में। हमारे जो बाट थे, चर्ट बाट जो मिला हुआ है, हमारी जो मनके से बनी मालाएं थी, हड़प्पा में जो मालाएं थी, इनके बाट, मालाएं, ये सब यहाँ पे इराक या मेसोपोटामिया, कुछ भी वर्ड बोलो, यहाँ पर मिली है। इससे पता चलता है इनके संबंध थे। फिर हम देख रहे हैं कि इनके जो मोहरें हैं, कुछ मोहरों पर हमारे पास में चित्र भी मिल रहे हैं। किस चीज़ के चित्र मिल रहे हैं? कुछ मोहरों पर चित्र बने। किस चीज़ के चित्र बने? जहाज़ के, नाव के। इससे भी पता चलता है कि जहाज़ और नाव द्वारा वो व्यापार करते होंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलता है इनके व्यापारिक संबंध थे। ये सब इनके व्यापारिक संबंधों का वर्णन करते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लिए इनके अंत के लिए कौन जिम्मेवार था? तो अंत के लिए हमने 7 कारण अभी पढ़े थे। शायद नदी ने मार्ग बदल दिया, शायद नदी सूख गई, शायद बाढ़ आ गई। नदी के 3 पॉइंट बता दिए मैंने आपके। नदी के एक पॉइंट क्या हो सकता है? बाढ़ आना। एक होता है नदी अपना मार्ग चेंज कर दे, दूसरी साइड से चले जाए, मार्ग बदलना। और एक होता है नदी सूख जाए। 3 पॉइंट हो गए नदी के, नदी का सूख जाना। ठीक है, उसके अलावा हमारे 4 पॉइंट और कौन से रह गए? नदी के 3 पॉइंट लिया आपने। उसके बाद एक हो सकता है भूकंप आना, भूकंप एक पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट हो सकता है बाहर से कोई अटैक कर दे, बाहरी आक्रमण, ये होना। और कौन सा पॉइंट हो सकता है? 6ठा पॉइंट, 2 पॉइंट्स हमारे और रहेंगे कि शायद हाँ, आपका एक पॉइंट रह सकता है वनों की कटाई। 2 पॉइंट हमारे जंगल से संबंधित हो जाएंगे। शायद वनों की कटाई हो गई हो और शायद जलवायु का परिवर्तन हो गया हो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जंगल और प्रकृति से संबंधित। तो इसके बाद आपका आगे आता है मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों की विशिष्टताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आवासीय भवनों की आप कई सारी बातें लिख सकते हैं बच्चों। इसको हम लॉन्ग आंसर्स में लिखेंगे कि आवास कैसे होते थे। आप सड़कों के बारे में, गलियों के बारे में बात करते हो, स्नानागार के बारे में बात कर सकते हो, दुर्ग निचला शहर के बारे में बात कर सकते हो। निचले शहर में आवासीय भवन थे, दुर्ग में क्या होता था, ये सारी उनकी विशिष्टताएं आ जाएंगी। हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया? कि किसको आज तक कोई नहीं पढ़ सका। और इसके अलावा 3 पॉइंट्स, इसके 2 पॉइंट्स हैं कि ये चित्रात्मक है, 375 से 400 इसमें शब्द हैं, और ये जो है बाएं से बाएं लिखा जाता है। इसके बाद 8 मार्कर क्वेश्चन इसमें है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को लूँगी। नगर निर्माण योजना में आपका दुर्ग, निचला शहर, स्नानागार, सड़क, गलियाँ, इन सबको डिटेल में लिख दोगे तो नगर निर्माण योजना हो जाएगी। इसके मुख्य देन या उपलब्धियाँ कौन सी हैं? इन्होंने व्यापार करना सिखाया, नगर निर्माण योजना सिखाई, ये इनकी मुख्य उपलब्धि है। ठीक है, और इन्होंने मन के बनाना, ये सारी चीज़ें, व्यापार, वाणिज्य, मोहरें, सिक्के, ये सब उनकी सब कुछ ये उपलब्धियों में आ जाएगा। फिर कृषि प्रौद्योगिकी पे नहरें निर्माण था इनका, और नहरों की सिंचाई किस प्रकार से करते थे, कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के रूप में व्हीलर की उपलब्धियों का उल्लेख करो। व्हीलर के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, आगे आने वाले उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में हम करेंगे। फिर अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद को ठीक प्रकार से आपने पढ़ना है, जैसे हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम इसके उत्तर निकालेंगे। बच्चों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक प्रश्न आपके 2 अनुच्छेदों के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अनुच्छेद को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे इसको पूरा रीड कर लो और उससे एक रीडिंग करने के बाद आप क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस प्रकार की, तो जल निकास प्रणाली पे ध्यान दो। गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का, नालियों के विषय में मैके ने क्या बोला है, ढकी नालियों के क्या लाभ है, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। ढकी नालियों से क्या लाभ होता है कि गंदगी बाहर नहीं फैलती, बदबू नहीं आती, पानी की निकासी ठीक प्रकार से होती है, तो इससे गंदगी नहीं फैलती, सफाई रहती है, ढकी नालियों के लाभ। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं और मैके के क्या विचार हैं। तो अब यहाँ पर देखो, तो फिर ऊपर से आप देखोगे, जब आप इसको पूरे को पढ़ते हो, आप इसको रीड कर लीजिए। मैके लिखते हैं, नाले के विषय में मैके लिखते हैं। ये सबसे प्राचीन प्रणाली है, सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। आवास को गली के नालियों से जोड़ा गया है। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने हैं, ऐसी ईंटों से ढका गया जिसे सफाई के लिए हटा सके, यानी नालियों को साफ कर सके। ईंटें से ऐसे ढके जिसको बाद में साफ कर सकते हो। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टी का भी लगाई है। और घरों की नालियाँ पहले होदी कुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी गले की नालियों में बह जाता था। कुछ अंतराल पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि नालों के जल निकास प्रणालियाँ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटी बस्तियों में भी जल निकास प्रणाली को उन्होंने ध्यान दिया है, सिर्फ शहर में ही नहीं है। लोथल में आवास निर्माण के लिए आवास निर्माण में कच्ची ईंटें हैं, लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों की बनाई है। तो नालियों के विषय में मैके ये बता सकते हैं कि आवास निर्माण में नालियों को बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। आवास निर्माण में भी उन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग करा है, लोथल में पता चलता है, लेकिन मेन जो उनकी पक्की नालियाँ जो है पक्की ईंटों से बनाई गई है। नालियाँ बड़ी नालियों से मिल रही हैं। फिर गृह स्थापत्य कैसा है, गृह स्थापत्य के बारे में आप ये देखोगे, उन्होंने बोला घर की नालियाँ, यहीं से लेकर आपको देखना है। गृह स्थापत्य में दिखाया गया है कि हर आवास को, ये गृह हो गया, गली की नालियों से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसी में से पॉइंट्स लेके इसको आंसर करोगे तो ये आपके बहुत आसान होता है। क्वेश्चन को पढ़ के उसी में ढूंढ के, जैसे हिंदी में करते हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैं लॉन्ग वीडियो और बनाने वाली हूँ। एक जो व्हीलर का जो ये प्रश्न था, व्हीलर की उपलब्धियों का, व्हीलर के बारे में ये बात है कि जब ये हमारा ये काम हो रहा था, जॉन मार्शल जब इन्होंने इनको खुदाई करी और ये पकड़ में आया कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर है, तो इनका जॉन मार्शल के अंदर एक थोड़ी सी कमी रह गई थी कि जब वो उत्खनन कराते थे तो उत्खनन कराने में वो क्षैतिज तरीके से काम करते थे। मतलब सीधा कि 5 इंच खोदना है, 10 इंच खोदना है, तो ऐसे क्षैतिज प्रकार से उत्खनन कराते थे। और क्षैतिज प्रकार से उत्खनन करने के अंदर बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें हमारी खो जाती थी। उत्खनन कार्य में उनकी ये त्रुटि थी कि वो पूरा स्थल का पूरा विन्यास नहीं करते थे। पूरा स्थल पे जो जगह थी, जॉन मार्शल के बारे में बता रही हूँ कि जो पूरा स्थल पे जो प्लेस होता था, उसका जब उत्खनन करते थे उसका उत्खनन वो पूरे स्तर विन्यास के हिसाब से नहीं करते थे। एक स्तर पे जैसे कोई चीज़ आपकी ऊंची नीची हो तो उस हिसाब से खुदाई करनी पड़ती है। आपको लगता है कोई एक बॉक्स टाइप का है तो आप उसको इस तरीके से खुदाई करोगे कि धीरे धीरे यही पॉइंट हमारा मिले, उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देके करोगे। लेकिन वो क्षैतिज हिसाब से उत्खनन करते थे, तो कई बार क्षैतिज इकाइयों के उत्खनन करने में, खुदाई करने में कई बार महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती थी, महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती थी। इस चीज़ पे व्हीलर ने ध्यान दिया और उनके प्रयास की वजह से हमारी जो बहुमूल्य जानकारी है वो मिल पाई। अगर हम सिर्फ जॉन मार्शल के हिसाब से चल पाते तो हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं ले पाते। व्हीलर ने इस बात पे ध्यान किया, क्षैतिज एक आधार पर सारी खुदाई होने पे हमारी महत्वपूर्ण जानकारी खो रही है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, आगे हम फिर मिलेंगे। तो आज के चैप्टर में आपकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि उनका नगर निर्माण कैसे था, जल निकासी कैसे थी, ये आपको नगर निर्माण पढ़ना है। स्नानागार पढ़ना है, स्नानाघर कैसे होते थे, स्नानागार ये कैसे होते थे। उसके बाद में इनका शवाधान, विलासिता, यही कुछ 1-2 चीज़ें खास हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देती हूँ कि यहाँ पर हम पत्थरों के बारे में बात करते हैं। तो पत्थर इनके कौन कौन से, इस पॉइंट पे मैं आपको लेती हूँ कि पत्थर आपके कौन कौन से इसमें इस चैप्टर में है। पत्थर एक तो मिल रहा है सेल कड़ी पत्थर, ठीक है,
ये सेल कड़ी पत्थर कहाँ मिलता है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में, उत्तरी गुजरात में। ये आप ध्यान देना, सेल कड़ी के सोर्सेज लिखने को आए तो इस जगह पे मिल रहे हैं। दूसरा पत्थर है आपका लाजवर्द। लाजवर्द पत्थर कहाँ मिल रहा है? शौरतुगई नामक अफगानिस्तान जगह में, शौरतुगई अफगानिस्तान में। ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है ये प्लेस, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लिख लोगे ना इसे पूरा। उसके बाद तीसरा पत्थर कौन सा है? तीसरा पत्थर है जैस्पर, और एक क्वार्ट्स भी है, ठीक है। और एक पत्थर है कार्निलियन, कार्निलियन, ये लाल रंग का पत्थर है और ये मिलता है गुजरात में। पत्थरों के टाइप्स बता रही हूँ, इन सब से मनके बनते थे। और एक आपका है क्वार्ट्स भी, इससे भी हमारा मनके बना करते थे। और धातु यहाँ पे कौन कौन सी हुई है? धातुएं हमें मिली हैं, एक तो कांस्य, कांस्य धातु हर जगह मिल जाती थी, हर स्थान पर मिल जाती, तो स्थानीय स्तर पे जहाँ भी जाओगे तो ये धातु अच्छे स्तर पे थी। स्थानीय स्तर मतलब सब जगह मिल जाएगी। दूसरा होता था तांबा, तांबा आप लेते थे खेतड़ी राजस्थान से, तांबा मिलता था खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, और लेते थे ओमान से। तो आप बोलोगे व्यापार के संबंध, ओमान से इनको तांबा चाहिए होता था क्योंकि ये इन चीज़ों में कम थे। अपनी भूमि उपजाऊ तो बहुत अच्छी थी, पर तांबे के लिए ओमान पे डिपेंडेंट होते थे। और सोने के लिए एक तीसरी चीज़ और थी, सोना। सोने के लिए इनको दक्षिण भारत की तरफ से संबंध रखने पड़ते थे, दक्षिण भारत में सोना मिला करता था, ठीक है। उसके बाद दूसरे पदार्थ हम देख ले, पत्थर और धातें हम हटा दें तो अन्य पदार्थ और कौन कौन से थे, ये कुछ इनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए मैं बता रही हूँ। एक होता था शंख, शंख आपका मिलता था बच्चों नागेश्वर और बालाकोट में, इसके नाम याद कर लो। शंख मिलता था नागेश्वर, बालाकोट, मैप में आप इसको देख लेना ये कहाँ पर है। उसके बाद फ्यांस, जो कि चिकनी मिट्टी चिपचिपे पदार्थ के साथ घिसी हुई रेत कलर मिला के इसको आराम से पकाया जाता था। फ्यांस एक कीमती धातु होती थी, ये भी हमारी स्थानीय स्तर पे मिल जाती थी, लेकिन ये दुर्लभ उसमें माना जाता था क्योंकि इसको पकाने में घिसी हुई रेत के साथ चिपचिपे पदार्थ के साथ पकाया जाता था। और उसके अलावा पक्की मिट्टी होती थी, मृदबांड, ठीक है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर हम एक दो चीज़ें और देख सकते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण चीज़ों में फ्यांस माना जाता है, इम्पॉर्टेंट महंगी चीज़ों में फ्यांस के पदार्थ, जहाँ पे जो शवाधान में आप देखोगे कि जो अमीर लोग हैं उनके शवाधानों में फ्यांस के लघु पात्र मिल रहे हैं। नागेश्वर और बालाकोट में शंख की चीज़ें मिल रही, क्यों? क्योंकि समुद्र तट के करीब है, इसलिए यहाँ सारी शंख की बनी चीज़ें, चूड़ियाँ, करछियाँ, तो ये विशिष्ट उत्पादन केंद्र थे, ठीक है। चलो फिर अब इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट दीर्घ प्रश्नोत्तर में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप इसे तैयार कीजिए। ओके, बाय बाय।